चलिएगा देखिएगा, आपका कक्षा 12वीं का पहला ही चैप्टर है सॉल्यूशन विलियन, है ना। अपन पढ़ रहे हैं विलियन, है ना। विलियन, देखो विलियन जैसे कि आप विलियन से भली भांति परिचित हैं, है ना। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो क्या है, एक विलियन है। चाय पीते हैं क्या है, विलियन है ना। दूध पीते हैं उसमें शक्कर डाल के क्या है, विलियन है ना। तो शरबत पीते हैं वो भी विलियन है। तो विलियन में क्या होता है, दो घटक होते हैं। विलियन के कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। दो घटक कौन कौन से होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलय, और ये दोनों मिलके बनाते हैं विलियन। विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलियन में जिस घटक की मात्रा या जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है विलायक कहलाता है। जैसे कि मैंने पानी लिया और पानी में मैंने नमक डाला, क्या डाला मैंने, नमक डाला, तो नमक की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज्यादा है, तो पानी क्या हुआ, विलायक। विलायक किसी विलियन का वह घटक होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। विलय विलियन का वह घटक है जो विलायक में घुल जाता है और जिसकी मात्रा कम होती है, ठीक है ना। अब ये पानी और नमक का विलियन बन जाएगा, तो पानी में नमक डालेंगे, मिलाएंगे, तो विलियन तैयार हो गया हमारा, पानी और नमक का घोल तैयार हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से विलियन को परिभाषित किया जाता है, ठीक है ना। तो विलियन के ऊपर अब देखो, विलियन भी दो प्रकार के होते हैं। विलियन के, ये तो मैंने क्या बताया आपको, घटक बताए। ये विलियन के क्या है, घटक, है ना। विलियन दो घटक से मिलकर बनता है, पानी और विलायक और विलय, है ना। अब विलायक में कुछ भी हो सकता है, पानी, दूध, है ना, जो भी है ना। विलय में नमक, शक्कर, अदर जो भी है आप डालना चाहो, है ना, ठीक है। अब इसके प्रकार की बात करते हैं। तो देखिएगा भैया, विलायक भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है आपका आदर्श विलायक, एक होता है आदर्श विलियन, और एक होता है अनादर्श विलियन। आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन, ये विलियन दो प्रकार के होते हैं। अब आदर्श विलियन को परिभाषित भी हम करेंगे, अनादर्श विलियन को भी हम परिभाषित करेंगे। और विलियन को तो हमने आपको परिभाषित कर ही दिया है ना, कि भाई विलायक और विलय के मिश्रण से जो तैयार होता है उसे हम विलियन कहते हैं। यह एक समांगी मिश्रण होता है, यह एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है ना। अब आदर्श विलियन की बात करें तो आदर्श विलियन को परिभाषित हम राउल्ट के नियम के आधार पर करेंगे। राउल्ट नाम का जो वैज्ञानिक था उसने आदर्श विलियन की विशेषता बताई कि आदर्श विलियन किसे कहा जाता है, और जो उसने जो नियम निश्चित करें, अगर उसका पालन अगर कोई विलियन करता है तो वह आदर्श विलियन है, अन्यथा अगर पालन नहीं करता है तो वह अनादर्श विलियन कहलाता है, ठीक है ना। चलिएगा, तो अब इसके बाद में हम आपको सबसे पहले बात करेंगे विलियन की। तो मैंने आपको विलियन के बारे में बताया, है ना, विलियन के बारे में मैंने बताया, विलियन किसे कहते हैं, है ना। अब आदर्श अनादर्श विलियन को भी हम राउल्ट के नियम से परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राउल्ट का नियम क्या है ना। राउल्ट के नियम को हमें परिभाषित करना है और उसे हमें सिद्ध भी करना है। राउल्ट के नियम को परिभाषित करेंगे और उसे हम सिद्ध भी आपको करके बताएंगे। देखो, महान वैज्ञानिक राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या कहता है वो हम परिभाषित करेंगे। राउल्ट ने एक नियम दिया कि स्थिर ताप पर, यानी कि T इज ए कांस्टेंट, ताप नहीं बदलेगा। जैसे कमरे का जो ताप है उसी ताप पे, जैसे अपन ने पानी का घोल लिया, पानी लिया, पानी में अपन ने क्या डाला, नमक डाला, और उसको हिलाया, हिल गया। फिर पानी में नमक डाला, हिलाया, घुल गया। फिर पानी में नमक डाला, फिर हिलाया, घुल गया। फिर पानी में नमक डाला, अब हिलाया, मगर अब नहीं घुल रहा है। पानी में नमक डालने के बाद भी पानी में नमक नहीं घुल रहा है, तो वो क्या हो गया, वो विलियन कैसा हो गया, संतृप्त विलियन। संतृप्त हो गया मतलब उसका पेट भर गया।
संतृप्त मतलब पेट भर गया। अब अपन उसमें नमक डाल रहे हैं, मिला रहे हैं, नहीं घुल रहा। अब घुल नहीं रहा तो अपन ने क्या करा कि चम्मच लाए, जोर जोर से हिलाने लगे उसको। तो आपने जैसे जैसे उसको हिलाया तो उसमें क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। फिर उसमें नमक देखा कि हाँ घुल गया, फिर आपने बोला और डालो। अब आप हिला रहे हैं तो भी नहीं घुल रहा है। अब वो कौन सा विलयन हो गया, अति संतृप्त। जैसे अपन खाना खाने जाते हैं ना, तो कोई गुलाब जामुन रख जाता है तो अपन ने खा लिया, फिर वो रखने आता है, बोले नहीं आ रहा मत रख यार, तो वो अपने को कसम डाल देता, मेरी कसम एक तो खाना ही पड़े, वह खा लिया। अब अपन अति संतृप्त हो गए। फिर वो आया और फिर उसने फिर और कसम डाली कि अब खाना पड़े, तो बोले नहीं खाऊं, बोले इसे तू मर जा तो भी नहीं खाऊंगा तुम्हें, क्योंकि खाने में मैं मर जाऊं मतलब क्या है। तो वो अति संतृप्त हो गया। अब अति संतृप्त मतलब उसमें अब आप कोई भी विलेय पदार्थ डालते हैं, विलेय पदार्थ अगर उसमें डालते हैं तो वो नहीं घुलता, उसको लेता ही नहीं है। तो आपने बोला कि नहीं मैं तो इसमें इसको देना ही है मुझे, तो आप क्या करेंगे, उसको तपेली को गर्म करेंगे। अब गर्म करने से घुलने लग जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो गया उसका। तो उसने पहले बोल दिया कि ताप नहीं बदलना है, कमरे का जो ताप है वही रखो, तपेली का जो ताप है वही रखो। आप तपेली को गर्म करेंगे ताप बढ़ेगा, तो उसमें जो पदार्थ है विलायक उसका भी ताप बढ़ेगा, तो फिर उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी कैपेसिटी बदल जाएगी। जैसे कि आप उड़ गए, थोड़ी देर घूम लिए और घूमने के बाद खाएंगे तो फिर खा सकते हैं, क्योंकि अब जगह होगी, एडजस्ट हो जाएगा वो, ऐसा। तो वो यही कहता है राउल्ट, क्या कहता है, राउल्ट कहता है कि स्थिर ताप पर, ताप को, टेम्परेचर को नो चेंज, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर वाष्प दाब में, स्थिर ताप पर वाष्प दाब में, स्थिर ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ, विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये हमारा नियम है। राउल्ट ने ये नियम दिया कि भाई आपको टेम्परेचर स्थिर रखना है और स्थिर ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसका गणितीय रूप में लिख देता हूं, राउल्ट के नियम का गणितीय रूप, गणितीय रूप क्या है, P0A माइनस PA अपॉन P0A, P0A इज इक्वल टू XB, XB। ये राउल्ट का नियम का गणितीय रूप भी मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये उसका गणितीय रूप है, ठीक है ना। अब यहां पर कोण क्या है वो भी मैं बता देता हूं कि आपका P0A क्या है, PA क्या है और XB क्या है, इनको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। P0A शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, यानी कि जो पानी है जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक होता है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है PA, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, और XB विलय का मोल प्रभाज है। ये आपका विलय पदार्थ का
मोल प्रभाज है, मोलों की संख्या है ना। चाहो तो आप मोल प्रभाज लिख दो, मोल प्रभाज। तो ये राउल्ट का नियम लिखिए। 2 नंबर में अगर आएगा तो इतना लिखना है, और 2 से ज़्यादा नंबर में आता है तो फिर इसे सिद्ध भी करना पड़ेगा आपको। राउल्ट का नियम लिखिए और उसे सिद्ध कीजिए। तो इसे हम सिद्ध भी करके दिखाएंगे आपको, है ना। ये महान वैज्ञानिक हमारे जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये नियम दिया था। अब उनके नियम के आधार पे राउल्ट ने ये जो नियम दिया, इस नियम के आधार पे उन्होंने आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को भी परिभाषित किया, है ना। उन्होंने जो आदर्श विलयन किसे कहते हैं, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा उनके राउल्ट के आधार पे, है ना। वैसे आदर्श विलयन कोई वास्तविक रूप में होता नहीं है ना। कोई भी चीज़ आदर्श नहीं होती है कोई, है ना, मगर एक मानक माना जाता है, मानक पैमाना माना जाता है। तो देखिएगा आदर्श विलयन, यहाँ लिख देते हैं हम आदर्श विलयन, है ना। और यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं अनादर्श विलयन, ठीक है। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन बताते रहना बेटा मेरे को, है ना। इसमें नहीं दिखे कोई दिक्कत आए तो। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को हमें परिभाषित करना भाई साहब। देखिएगा अंतर का अंतर भी हो जाएगा, परिभाषा की परिभाषा भी हो जाएगी। यानी कि कभी अंतर आ जाए तब भी आपको ये लिखना है, और कभी परिभाषा पूछे तब भी आपको यही लिखना है, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से दोनों कंडीशन एक साथ हो जाए अपना। तो एक पथ दो काज के हिसाब से अपन इसको परिभाषित करेंगे। चलिएगा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, ठीक है ना। तो देखिएगा आदर्श विलयन ताप एवं दाब के संपूर्ण परास में जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, लिखिएगा पहला ही लिखिएगा, वह विलयन जो ताप एवं दाब, ताप व दाब के संपूर्ण परास में, वह विलयन जो ताप व दाब के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। ये आदर्श विलयन की डेफिनेशन, कि वह विलयन जो ताप और दाब के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का अक्षरशः या पूर्णतः पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। और इसका जस्ट उल्टा, है ना, वह विलयन, नंबर 1 डाल के इसमें भी लिखो, वह विलयन जो ताप व दाब के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। नंबर 2 में जो आपका आदर्श विलयन होता है उसमें एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है ना। इसमें
एंथैल्पी, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है और इसमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। नंबर 3, आप चाहो तो इसको गणित में भी लिख सकते हैं। एंथैल्पी डेल्टा एच, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच नॉट इक्वल 0। इसमें शून्य नहीं होता है, जबकि ये शून्य के बराबर होता है। नंबर 3 पॉइंट, आयतन परिवर्तन। इसमें आयतन परिवर्तन भी शून्य होता है। इसमें आयतन परिवर्तन भी शून्य होता है। 3, इसमें आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है। अब आयतन को डेल्टा वी कहते हैं अपन। आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी इज इक्वल 0 एंड डेल्टा वी नॉट इक्वल 0। आप चाहो तो गणित में लिख दो, हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में, गणित में लिखना हो तो गणित में, और दोनों में लिखना हो तो दोनों में लिख दो। तो आदर्श विलयन को किस प्रकार आप परिभाषित करेंगे, ये मैंने आपको बताया कि जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, जिसमें एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, आदर्श विलयन कहलाता है। और अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है ना। तो आपको इनको परिभाषित भी मैंने करके बताया। ठीक है ना। अब भैया राउल्ट का नियम भी मैंने आपको बताया कि राउल्ट का नियम क्या है ना। अब एक उदाहरण आदर्श विलयन का लिखेंगे और एक उदाहरण अनादर्श विलयन का भी लिखेंगे। कभी उदाहरण आ जाए भैया, है ना। एक कभी पूछ ले वो उदाहरण में 2 नंबर में, 1 नंबर में कि आदर्श विलयन का उदाहरण बताइए, तो आप लिख दो। उदाहरण लिखिए इसका C2H5Br। C2 देखो तो यार, ये दिखता है बेटा इसमें? नहीं दिख रहा। 2 इसको अपन थोड़ा सा ऐसा कर ले थोड़ी देर के लिए, है ना। H2H5Br प्लस H2H5Br प्लस C2H5Cl। ये आपका आदर्श विलयन है, उसका उदाहरण है। और अनादर्श विलयन का उदाहरण मैं इधर लिख देता हूं बेटा। अनादर्श विलयन का उदाहरण लिखिए बेंजीन प्लस एसीटोन। बेंजीन प्लस एसीटोन। उदाहरण सहित अपन ने उदाहरण भी लिख दिया। उदाहरण पूछे तो उदाहरण भी बता सकते हैं अपन। चलिए, है ना। अब हम राउल्ट के नियम का गणितीय निगमन करेंगे। राउल्ट ने जो नियम दिया, मैंने अभी आपको लिखाया था ना, वही वो नियम को हमें उसको व्युत्पन्न करना है, उसको स्थापित करना है ना। वो नियम जो राउल्ट का है उसको हम उसका निगमन करेंगे
कि किस प्रकार से वो नियम बना है, कैसे आया है ना। चलिए उसका गणितीय रूप देखते हैं अब वापिस इसको थोड़ा सा। चलो लिखो बेटा। अब आप लिखेंगे राउल्ट का नियम क्या है और इसका गणितीय स्वरूप स्पष्ट कीजिए, है ना। इसका गणितीय स्वरूप स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है आपका, राउल्ट के नियम का गणितीय स्वरूप स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करो या निगमन करो, एक ही बात है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम राउल्ट के नियम को परिभाषित करते हैं। राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलय के लिए है। राउल्ट ने जो नियम दिया है वो अवाष्पशील विलय, जो वाष्प नहीं बनता, जो विलय पदार्थ होता है ना, अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय क्या है? आपका नमक। नमक कभी भी वाष्प बन के उड़ता नहीं है ना। नमक रह जाता है। जैसे आप पानी और नमक के घोल को गर्म करेंगे ना, तो पानी उड़ जाता है, नमक आपका रह जाएगा, है ना। तो अवाष्पशील विलय नमक, तो ऐसे पदार्थ जो अवाष्पशील होते हैं उन्हीं के लिए राउल्ट का नियम कार्य करता है। तो उन्होंने जो नियम दिया है देखिएगा, विलयन में उपस्थित विलायक, विलयन में उपस्थित विलायक, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्पदाब, विलायक का वाष्पदाब Pa, वाष्पदाब Pa, विलायक का वाष्पदाब Pa विलयन में विलायक के मोल प्रभाज्य, विलयन में विलायक के मोल प्रभाज्य, विलायक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है ना, के समानुपाती होता है। विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्पदाब विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। अब इसका हम गणितीय स्वरूप भी आपको बता देते हैं कि इसका गणितीय स्वरूप क्या होगा। देखिएगा, जो आपका Pa है, Pa क्या है? विलायक का वाष्पदाब है। Pa विलायक का वाष्पदाब, विलायक के मोल प्रभाज्य, तो विलायक का मोल प्रभाज्य आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो, इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं, विलायक के मोल प्रभाज्य XA के समानुपाती होता है, तो ये समानुपाती किसके हैं? विलायक का मोल प्रभाज्य, विलायक का वाष्पदाब विलायक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। ये राउल्ट के नियम का गणितीय स्वरूप। इसको हिंदी में लिखा, इसको गणित में लिख दिया, यहाँ पे मैंने गणित में लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको मैं P के बराबर मान लेता हूँ कि भैया ये हमारा P के बराबर ये है, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं कि भैया Pa बराबर में P चल रही है। अब समानुपाती का निशान हटता है। समानुपाती का निशान हटेगा तो नियतांक लगेगा K। नियतांक कहो, स्थिरांक कहो या कांस्टेंट कहो, यहाँ पे K आ जाएगा, XA, ठीक है ना। चलिएगा, अब आप इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2, तो अपन तो इसको समीकरण 1 दे देते हैं, ये आपकी समीकरण 1 है,
ये आपकी समीकरण 1 बन गई है। अब समीकरण 1 में देखिएगा, आप ये लिखिएगा, समीकरण 1 में यदि k बराबर यदि k बराबर 1 रख दिया जाए, समीकरण 1 में यदि k बराबर 1 रख दूं, क्या रखूं, समीकरण 1 में k बराबर 1 रख दूं तो क्या स्थिति बनेगी, देखिएगा। अगर k बराबर k बराबर 1 नहीं रखना, xa बराबर 1 रखना है। देखिएगा, xa की जगह क्या पुट करना है, 1, xa की जगह 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपका p बराबर pa बराबर 1। ये तो 1 हो गया, तो 1 k का इसमें गुणा करेंगे तो गुणित 1, इसकी जगह आ गया 1। तो इसका 1 में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली k लिखेंगे और इसको p0 नाम दे देंगे, p0a बराबर k, ठीक है ना। अब ये आपका समीकरण हो गया 2, इसको समीकरण 2 दीजिए आप, ये समीकरण आपका 2, हमने समीकरण 2 बनाया। अब भैया जो k का मान है, जो हमारा k का मान आया है, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 1 में। चलिए ये फिलहाल हटा दें। समीकरण 1 में k का मान लिखो यहाँ, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, k का मान मैं समीकरण 1 में रखता हूं तो k की जगह मुझे क्या रखना है, ठीक है ना। चलेगा, चलो pa बराबर क्या, k p0 a और साथ में क्या है, x आगे यहाँ तक, अरे बीच में गुणा का निशान है, कुछ नहीं, मतलब गुणा है इनके बीच में, ठीक है, ओके। ये बन गई आपकी समीकरण 3 बन गई, इसको हमने समीकरण 3 नाम दे दिया। यदि विलय का मोल प्रभाज xb हो, यदि विलय, देखो xa किसका था, xa विलायक का मोल प्रभाज था, और xb यदि विलय का मोल प्रभाज xb हो तो विलायक का मोल प्रभाज प्लस विलय का मोल प्रभाज बराबर 1 होता है। विलायक का मोल प्रभाज प्लस विलय का मोल प्रभाज बराबर 1 होता है, ठीक है ना। ये समीकरण हो जाएगी आपकी 4, इसको समीकरण 4 नाम दे देंगे। और यहां से आप xa का मान निकालेंगे, xa बराबर क्या होता है, तो 1, ये उठ के प्लस का उधर गया तो माइनस का, xa इज इक्वल टू 1 माइनस xb, है ना, यहां तक आगे हम, ठीक है। अब xa और xb xa का मान अब हम यहां रख देते हैं। xa का मान क्या था भैया, देखो तो xa का मान, xa का मान क्या था आपका, xa बराबर देखिएगा xa का मान आप रखेंगे समीकरण 3 में, यस, ये यहां पे लिखो तो बेटा, ये xa का मान समीकरण 3 में रखने का, ऐसे लिखो, xa का मान
समीकरण 3 में रखने पर तो ये हो जाएगा आपका PA बराबर P0 A और XA की जगह क्या आ जाएगा बेटा कोष्टक में 1 - XB लिख दिया बेटा, मान रख दिया आपने, रख दिया है ना, ये मान आपने रख दिया। अब आप क्या करेंगे, आगे की स्टेप देखिएगा, PA बराबर P0A, इसका गुणा इसमें किया, फिर इसी का गुणा इसमें करो बेटा, P0A XB, है ना बेटा, यहां तक आगे, बिल्कुल आगे साहब, बिल्कुल आगे। अब ये जो माइनस का क्या है, माइनस का P0A XB है ना, ये उठ के इधर आएगा, ये उठ के इधर आ गया, ऋण का क्या है P0A XB बराबर P0A और ये उठ के उधर गया, ये उठ के उधर गया, माइनस का PA, समझ गए ना, उसको उठा के इधर लाए तो ऋण का उधर से उठ के इधर आया, धन का हो गया, और ये धन का था, ये उठ के उधर गया तो ऋण का हो गया। यहां तक स्पष्ट क्लियर, चलिए अब भैया हमें XB निकालना है। क्या निकालना है, जो अवाष्पशील पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ कौन सा होता है, राउल्ट में के नियम में अवाष्पशील पदार्थ विलेय पदार्थ होता है, और विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज क्या था, विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज XB और विलायक का मोल प्रभाज XA। हमें विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना है XB, यहां लिखो बेटा, इसलिए XB बराबर क्या है, ये लिखो तो P0A माइनस PA और बटे में ये गुणा में है ना, तो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है, गुणा वाली चीज बटे में आ जाती है, P0A, और यही तो राउल्ट का नियम है ना, यही राउल्ट का नियम है जिसका हमने गणितीय स्वरूप आपको समझाया है ना। अब आप इसमें क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसमें कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ, इसलिए एक लाइन हम नीचे इसको देख के एक लाइन और लिखेंगे, इसलिए अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय वाले विलयन, अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए किसी निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, देखो अब यहां समझो, ये परिभाषा समझना, वाष्प दाब मतलब प्रेशर, P फॉर प्रेशर, वाष्प दाब मतलब प्रेशर होता है, उसमें आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है गिरावट मतलब घटाना, आपेक्षिक तुलनात्मक, तो देखो यहाँ तुलनात्मक गिरावट हो रही है, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है ना, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के द्वारा, आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता
देखो मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखो ये बराबर भी है, ये परिभाषा हो गई कि स्थिरताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसका ये गणित रूप है और ये हिंदी रूप, ये गणित में लिखा हुआ, इसको मैंने हिंदी में लिख दिया। यही राउल्ट का नियम है, यही राउल्ट का नियम है, यही राउल्ट का नियम है, यही राउल्ट का नियम है। ये यार है ना, जा ही नहीं रही, यहीं चिल्ला रही है 1 घंटे से।